नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पेरिस जलवायु समझौते से हटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्णय से ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के प्रयासों को झटका। भारत समेत पूरी दुनिया नाराज। कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन आज। कानून व्यवस्था पर सीएमओ में मंथन। सीएम राजे और गृह मंत्री की मौजूदगी में विभागीय अधिकारियों दे रहे हैं प्रेजेंटेशन। डॉक्टर सीपी जोशी बने आरसीए के अध्यक्ष। रोचर मोदी को दी मात। मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष। आरएस नांदू जीएस और पिंकेश जैन बने कोषाध्यक्ष। जोशी ने कहा, क्रिकेट के लिए करेंगे काम। चित्तौड़गढ़ के दौतड़ी खेड़ा गांव में दर्दनाक सड़क हादसे में टैंकर में गिरी लड़की को बचाने के चक्कर में 3 की मौत, एक हुआ चेत। जहरीली गैस के चलते हुआ यह हादसा। वहीं पुलिस कर रही है जांच। सवाईमाधोपुर के मथुरा हाईवे पर रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने मासूम को कुचला। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर लगाया जाम। ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है। ट्रंप का कहना है कि इस समझौते में भारत और चीन के लिए सख्त प्रावधान नहीं किए गए हैं, जबकि ये दोनों देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस तरह ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों से अमेरिका अलग हो गया है। ट्रंप का कहना है कि पेरिस जलवायु समझौता अमेरिका के लिए बेहद खराब करार है। इस समझौते से अमेरिका को अलग करने की घोषणा करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि वह पेरिस समझौते पर फिर से बातचीत शुरू करेंगे ताकि अमेरिका और इसके लोगों के हित में उचित समझौता किया जा सके। इस पर नाराजगी जताते हुए भारत समेत विश्व के तमाम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कदम नहीं उठाना नैतिक अपराध होगा। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन गृह विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया। सीएम राजे और गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के सामने होम सचिव, पुलिस महानिदेशक ने प्रेजेंटेशन दिया। गृह विभाग के अधिकारियों ने कानून व्यवस्था पर प्रेजेंटेशन दिया, तो वहीं राजे ने गृह विभाग के अधिकारियों से साफ कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके। अपराधियों पर समय शिकंजा कसे, जिसे आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ सके। उन्होंने मासूमों और कमजोर तबके के लोगों के साथ बढ़ रहे अत्याचारों पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई। राजस्थान क्रिकेट अकादमी के चुनावों में डॉक्टर सीपी जोशी को अध्यक्ष चुन लिया गया है। डॉक्टर सीपी जोशी और ललित मोदी के बेटे रोचर मोदी के बीच करारा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन यहां लोगों ने क्रिकेट हित को ध्यान में रखते हुए रोचर मोदी का साथ न देकर डॉक्टर सीपी जोशी के साथ दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देश पर हुए चुनाव में रोचर मोदी को 14 वोट ही मिले, तो वहीं सीपी जोशी को 19 वोट मिले। इस तरह से सीपी जोशी आरसीए के फिर से अध्यक्ष बन गए। चुनाव में मोहम्मद इकबाल उपाध्यक्ष बने, वहीं आरएस नांदू महासचिव और पिंकेश जैन कोषाध्यक्ष चुने गए। जोशी का कहना है कि क्रिकेट के लिए काम करूंगा। अब आरसीए को बीसीसीआई की फिर से मान्यता मिल सकेगी और जयपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकेंगे। एक तरह से जोशी का चुनाव जीतना राजस्थान के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जोशी के अध्यक्ष बनते ही आरसीए में खुशी का माहौल हो गया। लोगों ने जोशी को अध्यक्ष बनने की बधाई दी, वहीं उन्हें मालाओं से लाद दिया। लोगों को भी उम्मीद है कि अब क्रिकेट के
हालत जो राजस्थान में है वो सुधरेगी, तो वहीं जोशी ने साफ तौर पे कहा कि वे क्रिकेट के विकास के लिए काम करेंगे। सबसे पहला काम आरसीए को बीसीसीआई से पुनः मान्यता दिलाना है और ज्यादा से ज्यादा यहां मैच हो, राजस्थान के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिले, इसके लिए काम करेंगे। आपको बता दें कि आरसीए चुनाव जब से घोषणा हुई थी तभी से ही चर्चा का विषय माना जा रहा था, क्योंकि साफ तौर पे ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीपी जोशी के बीच ये चुनाव माना जा रहा था। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर मौजूद है। जी नीरज जी बताएं, वाकई अचंभा हुआ है ये तो। देखिए वैभव, पहले दिन से इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि जो ये चुनाव है सीधा सीधा रुचिर मोदी और सीपी जोशी के बीच है, लेकिन सीपी जोशी का पलड़ा भारी इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इस बार जो चुनाव में थी सरकार की जो थी कहीं न कहीं हस्तक्षेप रुचिर मोदी के पक्ष में नहीं था, क्योंकि यदि सरकार की तरफ से इस बात का फतवा जारी हो जाता कि रुचिर मोदी के पक्ष में मतदान करना है तो सीपी जोशी को कहीं न कहीं मात मिलती। लेकिन पहली बार इस तरह का देखा गया था, क्योंकि जब मतदान हुआ था, मतदान से पहले भी जो अधिकांश जो क्रिकेट संघों के अध्यक्ष थे उनका रुझान साफ था कि वो क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहूदी के लिए काम कर रहे हैं और लंबे समय से, क्योंकि अगर रुचिर मोदी फिर अध्यक्ष बनते तो बीसीसीआई से जो मान्यता है वो आरसीए को नहीं मिलती और फिर जो ये मामला जहां का तहां ही रह जाता, लोगों को इससे फायदा नहीं मिलने वाला था। इसीलिए जो भी आरसीए से जुड़े हुए लोग थे, जो मतदाता थे, उन्होंने सीधा तय किया कि इस चुनाव में मतदान सीपी जोशी के पक्ष में करने, जिससे कि आरसीए को पुनः बीसीसीआई से मान्यता मिल सके, राजस्थान में वापस क्रिकेट शुरू हो सके, क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में कोई मैच नहीं हुआ, न राष्ट्रीय स्तर का हुआ, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ। इससे लोगों को जो क्रिकेटर है खासतौर से उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब ये माना जा रहा है क्योंकि जो सीपी जोशी आरसीए के अध्यक्ष बन गए हैं तो उनका पहला प्रयास ही आरसीए को बीसीसीआई से पुनः मान्यता दिलाना है, ताकि यहाँ पर क्रिकेट और क्रिकेटरों का भला हो सके, यहाँ पे मैच हो सके और जो लंबे समय से एक रुकावट सी आ गई थी, जो गैप सा हो गया था, वो गैप पुनः भर सके। और लोगों ने काफी हद तक इसकी सराहना की है। लोगों को उम्मीद है कि सीपी जोशी के नेतृत्व में आरसीए पुनः जो अपनी जो प्रतिष्ठा है कायम कर सकेगा। वैभव जी अगर चुनाव की बात करें तो इस चुनाव के अंदर जोशी गुट और जो रुचिर मोदी गुट है, कहें तो ललित मोदी गुट भी कह सकते हैं, कहीं ना कहीं खींच खिंचाव बहुत था और खास तौर से हज कमेटी के चेयरमैन पठान है, उनका तो खास तौर से सबकी निगाहें उन्हीं पर थी, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसके अंदर पठान ने साफ तौर पर मोदी के विरोधी थे। लेकिन जिस तरीके से बाद में पठान हज कमेटी के अध्यक्ष भी बन गए और उसके बाद में साफ तौर पे जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन भी साफ तौर पे सबकी नजरें सीधे तौर पे पठान पे थी। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है इसको कहीं ना कहीं एक अलग ही सी राजनीति आई है इसमें अंदर। देखिए विभू, आपको बता दूं मैं कि यदि अमीन पठान और राज्य सरकार का हस्तक्षेप रुचिर मोदी के पक्ष में होता तो नतीजा भी यह नहीं होता, क्योंकि ये जो देखा जा रहा है उसमें साफ है कि अमीन पठान ने वही किया जो सीएमओ से उनको निर्देश थे, जो क्रिकेट की बेहबूदी के लिए जो आवश्यकता थी, क्रिकेट के विकास के लिए, राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए, राजस्थान के क्रिकेट के लिए जो आवश्यकता थी, उसके अनुसार उन्होंने फैसला किया। यदि कहीं थोड़ा सा भी यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप करती या जो अमीन पठान अगर पलटी खाते तो नतीजे कोई और होते। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो इसमें साइलेंट रहे, अमीन पठान साइलेंट रहे और साइलेंट रह के उन्होंने जो काम करना था वो काम किया और कहीं ना कहीं इसमें राजस्थान के क्रिकेट के भले के लिए काम हुआ है। इसमें राजनीति दोनों ही पक्षों ने नहीं की और दोनों ही पक्षों ने सिर्फ क्रिकेट की खुशहाली चाहिए कि क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए अगर ये चुनाव रुचिर मोदी के पक्ष में जाता है तो फिर अड़ंगा वहीं लगता, क्योंकि रुचिर मोदी के रहते हुए आरसीए को बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिल सकती थी। इस पर अडामेंट्री के चलते ही, क्योंकि जो बीसीसीआई ने आरसीए को बैन किया था, इसलिए जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं, जिसमें अमीन पठान भी है, अन्य लोग भी जो अमीन पठान गुट के लोग हैं, जो पहले ललित मोदी गुट के खास माने जाते थे, ललित मोदी गुट का सारा काम पहले एक तरह से अमीन पठान ही करते थे, उन्होंने खास इस चुनाव में रुचि नहीं दिखाई और उन्होंने भी एक तरह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान भले ही किसके पक्ष में किया हो, लेकिन उन्होंने जो सीपी जोशी को कहीं नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। वैभव नीरज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल आखिरी और अंतिम, राजस्थान क्रिकेट की राजनीति में तो सीपी जोशी ने वापसी कर ली,
लेकिन क्योंकि पिछले 2-3 सालों से, जब से लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद से सीपी जोशी राजस्थान की राजनीति से थोड़े से दूर हो रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज अगर सीपी जोशी की वापसी हुई है, तो क्योंकि आप एक राजनीतिक पत्रकार भी हैं, तो मैं आपसे जरूर ये जानना चाहूंगा कि अब, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं राजस्थान विधानसभा के 200 सीटों पे, सीपी जोशी की एक तरह से वापसी हुई है, लालचंद कटारिया भी एक्टिव हो गए हैं, तो आप इसको किस तरीके से लेंगे कि आगे सचिन पायलट है, अशोक गहलोत है, अब सीपी जोशी? पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, लेकिन अब सीपी जोशी जिस तरीके से आरसी चुनाव जीते हैं, अब राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे फिर से, तो किस तरह से देखते हैं? वैभव, आपको बता दूं कि सीपी जोशी के आरसी अध्यक्ष बनने से कांग्रेस पार्टी पर सीधा सीधा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि अब तक जो 2-3 साल से पिछले सीपी जोशी जयपुर से बाहर रहे, राजस्थान से बाहर रहे, अब आरसीए चुनाव के में जीत के बाद वो राजस्थान में सक्रिय होंगे, तो निश्चित तौर पर जो सीपी जोशी के जो समर्थक है, जो उनके गुट के लोग हैं, उनको एक तरह से बल मिलेगा, उनको एक तरह से संबल मिलेगा, क्योंकि वो लंबे समय से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनका जो कोई धनी धोरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो उनका गुट था वो वापस सक्रिय होगा। लेकिन अभी आपको स्पष्ट बता दूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सचिन पायलट ही के नेतृत्व में राजस्थान के चुनाव होने, ये पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है। इससे पहले भी जो कांग्रेस के प्रभारी आए अविनाश पांडे, उन्होंने भी साफ कर दिया है। अविनाश पांडे से पहले गुरुदास कामत थे, उन्होंने भी साफ कह दिया कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव है वो सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, और इसमें किसी तरह के किसी दूसरे नेता की आने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। ये जनता, ये लोगों के कयास बार बार वो हो रहे हैं कि यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन जिस सचिन पायलट ने पिछले 3 साल में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया है, उसको यकायक कांग्रेस पार्टी हटाकर किसी तरह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अभी जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाएगा, बनाने की कोशिश की जाए या बनाने का प्रयास किया जाएगा, तो सचिन पायलट भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास सबसे बड़ा विकल्प यही है कि वो सचिन पायलट के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े, और जो दूसरे नेता हैं उनको साथ रखा जाए, साथ जोड़ा जाए। यही कारण है कि सीपी जोशी को राजस्थान से बाहर की जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। उन्हें अलग अलग प्रदेशों की जिम्मेदारी दी जाती है ताकि वो अपने प्रदेशों में व्यस्त रहे, और इसी तरह अशोक गहलोत को भी व्यस्त कर दिया गया है ताकि वो भी व्यस्त रहे, और जो दूसरे नेताओं जिनकी बात कर रहे हैं तो उनको भी दूसरे प्रदेशों की जिम्मेदारियां धीरे धीरे दी जा रही है, ताकि सचिन पायलट का रास्ता साफ रहे और अपने हिसाब से वो राजस्थान में काम कर सके। हालांकि सीपी जोशी के आरसीए के अध्यक्ष बनने के बाद उनके जो गुट के लोग हैं, जो उनके जो समर्थक है, उनकी थोड़ी गतिविधियां कांग्रेस में हस्तक्षेप थोड़ा बढ़ सकता है। वैभव जी, नीरज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाकई में आज की बड़ी खबर यही है कि आरसीए, जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव हुए उसके नतीजे है, और उसके अंदर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पीसीसी चीफ रहे डॉक्टर सीपी जोशी ने इलेक्शन जीत लिया है। 19 वोट उनको मिले हैं। उनके प्रतिनिधि रुचिर मोदी को 14 वोट मिले हैं, जो कि ललित मोदी के बेटे हैं। और बात करें तो कहीं ना कहीं आरसीए की इस जीत से कांग्रेसी खेमे में थोड़ी बहुत उत्सुकता आ चुकी है, और अब क्योंकि हाल ही अब चुनाव होने वाले हैं, तो उस विधानसभा चुनाव होंगे, उसको देखते हुए सीपी जोशी भी अब सक्रिय हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, बीसीसीआई ने आरसीए को निलंबित कर रखा था, तो सीपी जोशी का प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले बीसीसीआई से जो संपर्क नहीं है, जो कि बीच की दो इनके अनबन जो हो रखी है बीसीसीआई और आरसीए के बीच में, उसको खत्म करके अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच हो, यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका मिले। और सीपी जोशी ने जीत के बाद में साफ तौर पे कहा कि मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि राजस्थान के हित में राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका मिले। राजस्थान का इतना शानदार स्टेडियम है, एसएमएस स्टेडियम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए प्रसिद्ध है, उसको वो मौका मिले। और सबसे महत्वपूर्ण था मुद्दा कि क्या राज्य सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, नहीं था। तो अभी हमारे सहयोगी नीरज जी ने साफ तौर पे कहा कि सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था रुचिर मोदी को। ये चुनाव उन्होंने अपने दम पे लड़ा है, अपने दम पे हारे हैं। और जिस तरीके से चर्चा का विषय अमीन पठान को बनाया गया था, अमीन पठान ने ओपनली कुछ नहीं किया, लेकिन शायद पीछे ही पीछे उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बड़ौती मथुरा हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 8 वर्षीय बालिका को कुचल देने से दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर सहित चालक को भी गिरफ्तार कर लिया।
सीकर जिले के नीमका थाना सदर इलाके के भागोईगा गांव में एक मानसिक विक्षिप्त महिला को अपनी ही मासूम बालिका को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि मानसिक विक्षिप्त महिला पचलंगी के पास तेवरों की ढाणी में रहने वाली सुनीता, जो कि अपने पियर रेवाड़ी जा रही थी, लेकिन भागेगा रेलवे स्टेशन पर उतर गई और ट्रेन से उतरने के बाद उसने अपनी ही मासूम बेटी को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त महिला के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दे दी है और गंभीर घायल बालिका को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, जहां वह उसका इलाज जारी है। डीके भरतपुर के बस स्टैंड पर ट्रक की चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार चीनी से भरा ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था कि साइकिल पर सवार 50 वर्षीय सील गुजर ट्रक की चपेट में आ गया। इससे ट्रक के नीचे साइकिल का पहिया आ जाने से उसका पैर कुचल गया। घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। चित्तौड़गढ़ के भादेसर कस्बे के दोतड़ी खाड़ा गांव में पानी के टैंक में जहरीली गैस के कारण एक किशोरी समेत 3 की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति की उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक गांव में लंबे समय से बंद पड़े पानी के टैंक में 14 वर्षीय लीला कंवर गिर गई, जिसे बचाने के लिए मिट्ठू सिंह, किशन लुहार और सुरेश अंदर उतरे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। इससे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों मौके पर पहुंचे और सूझबूझ से चारों को बाहर निकालकर श्री सावलिया जी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मिट्ठू सिंह, किशन लुहार और लीला कंवर की मृत्यु हो गई। वहीं सुरेश का उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा टैंक में जहरीली गैस के चलते हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। और बता दें, जहरीली गैस के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी सलमान मंसूरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सलमान, बताएं क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, कल शाम की एक घटना है और कल शाम को दोतड़ी भादेसर थाना है, उसके क्षेत्र में दोतड़ी गांव आता है। वहां पर एक बच्ची 14 वर्षीय किशोरी थी, वो टैंक में गिर गई थी और टैंक में गिरने से उसको जो दूसरे लोग थे बचाने के लिए अंदर उतरे और उतरने के बाद उनका जहरीली गैस होने से उनकी डेथ हो गई। जी, बताया जा रहा है अभी भी एक जने का उपचार जारी है। हाँ, इनको जब इनको मृत यहाँ हॉस्पिटल जिला अस्पताल में लाया गया तो इनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और उसके बाद में जो एक है वो अतिरिक्त जो बंदा है उसका इलाज यहाँ पर भी चल रहा है। जी सलमान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी सलमान मंसूरी, जो बता रहे थे कि जहरीली गैस के चलते इतना बड़ा हादसा है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं एक का उपचार अभी भी चल रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल में लग चुकी है। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं वन न्यूज की खबरों में एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एवन न्यूज की खबरों में। शिक्षा नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है, जिसमें छात्र कुन्हाड़ी इलाके से लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग छात्र यूपी के बांदा जिले का निवासी रोहित सिंह था, जो कि कोटा में एलन कोचिंग संस्था में से पढ़ाई कर रहा था। छात्र रोहित कुन्हाड़ी थाना इलाके के रहता था, जो कि 15 मई को ही कोटा आया था। वही छात्र के परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। पुलिस का कहना है कि छात्र के कमरे से एक डायरी मिली है, जिसमें लिखा है कि वो कभी लौटकर नहीं आएगा। वहीं पुलिस छात्र के फोन की भी डिटेल जुटाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि इस साल करीब 3 छात्र लापता हो गए हैं, जिनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। सीकर के नीमका थाना रिको क्षेत्र में स्थित राधे मिनरल्स में मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार बिहार निवासी मजदूर कुंदन मांझी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। ऐसे में अचानक मशीन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बारा के देवरी कस्बे के पास हिनौतिया में एक विशेष जाति द्वारा चारागृह भूमि अतिक्रमण रोकने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इससे आधा दर्जन ग्रामीण के चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि चारागृह भूमि पर कच्ची टापरी का निर्माण कर रहे थे। पुलिस ने जबरन आकर चबूतरा तोड़ दिया और ग्रामीणों पर लाठियां भांजी। पुलिस ने 150 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। जोधपुर के बिलाड़ा में गैलेक्सी छात्रावास का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे विधायक अर्जुन लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इंसान शरीर से नहीं अपने कर्मों से महान बनता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का सागर है, शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। इसी दौरान जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। झुंझुनू के चुड़ैला में स्थित जेजेटी यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हुआ, जिसमें पास युवा लिखित परीक्षा के लिए चयनित होंगे। पहले दिन चूरू और हनुमानगढ़ की करीब 1500 महिला अभ्यर्थी को बुलाया गया था, लेकिन आशा के विपरीत ही हालत दिखे। करीब 1/3 से भी कम महिला अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। हालांकि युवतियों को 7 जून तक का मौका दिया गया है, लेकिन पहले दिन की स्थिति देखकर दिल्ली पुलिस से आई टीम को आगामी जिलों की भी भर्ती के लिए जरूर अपना शेड्यूल परिवर्तन करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा द्वारा अपने निर्णय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव को अब हिंदूवादी संगठनों को समर्थन मिल रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने झुंझुनू में इस मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। केरल में कांग्रेस नेताओं द्वारा गाय को लेकर किए गए कृत्य के खिलाफ शुक्रवार को शहर के कलेक्ट्रेट पर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मान्यता को रद्द कराने और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।